नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 24 जून का हिंदू एनालिसिस डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों आप सोचते होंगे कि हिंदू पढ़ना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों द हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। हिंदू तो देखिए सबको पढ़ना है। और हिंदू क्यों पढ़ना है दोस्तों हिंदू आपका एक ओपिनियन बनाता है किसी भी टॉपिक को लेके। कोई भी टॉपिक है दोस्तों, आप अगर उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में आपका कोई ओपिनियन सेट नहीं है, तो फिर आप उसकी चर्चा कहीं नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो वो फैक्ट्स नहीं होगा आपके पास जिससे आप इफेक्टिव चर्चा कर सकें। तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है दोस्तों, वो आपका ओपिनियन बनाता है। तो चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आपको द हिंदू तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका किसी भी मामले में ओपिनियन बन सके और जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं आप उसके बारे में डिटेल से जान सकें और उस पर एक समाज में चर्चा कर सकें। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तब तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इसको पढ़ना ही है, किसी भी हाल में इसको पढ़ नहीं रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं, 10 गुना कर रहे हैं, 20 गुना कर रहे हैं। दोस्तों आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू आपका करंट अफेयर्स प्रिपरेशन डेली बेसिस पे कराता है। दोस्तों जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो ये जानते ही होंगे कि डेली बेसिस पे कोई काम करने में और एग्ज़ाम टाइम पे कोई काम करने में कितना अंतर है। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, तो वो आपका प्रिपरेशन जो नॉर्मल जनता जो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ रही है खाली, उससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। और जब लास्ट में आप जो लोग यूपीएससी देते हैं वो पीटी 365 उठाते हैं, जो लोग पीसीएस देते हैं वो घटना चक्र उठाते हैं, और भी जिस तरह की किताबें जो आप लास्ट में उठाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, जब वो आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, ये तो चीज़ें मुझे पता है, इनफैक्ट मुझे बहुत डिटेल में पता है और आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी। इसीलिए दोस्तों द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है डेली। इसमें सारे टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब कवर किए जाते हैं। और ना ही सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस वाले लोग, ये स्टेट पीसीएस वाले लोग, ये जो एसएससी जो अदर वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्यों ज़रूरी है? देखिए जो एसएससी की तैयारी करते हैं भैया, अंग्रेजी तो पूछती है ना, सिनोनिम एंटोनिम तो आता ही है ना, वो कहाँ से तैयार करोगे? हिंदू से बढ़िया जगह कुछ और है ही नहीं आपके लिए। और दोस्तों जो लोग इवन यूपी ट्रिपल एससी और इस तरह की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी करंट अफेयर का भंडार है ये, तो उनको भी ये पढ़ना है। कोई ये ना सोचे कि हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ यूपीएससी वाले पढ़ेंगे, सिर्फ पीसीएस वाले पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तो सब लोग, सबको पढ़ना है, तभी आप कॉम्पिटिटिव एज लेंगे दोस्तों, नहीं तो कोई और ले जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों कि ये जो आपका डेली करंट प्रैक्टिस होता है, डेली आप करंट अफेयर्स देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उससे जब एग्जामिनेशन टाइम आता है तो आपको रिवीजन में बहुत आसानी होती है। और ये जो रिवीजन का टाइम और ये जो रिवीजन में आपकी एनर्जी बचती है, वो आप किसी अन्य काम, किसी स्टैटिक पोर्शन, किसी स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों द हिंदू से आपका लगभग 80 to 90% करंट कवर हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए 80 to 90% कवर हो जाता है। आप देखिए स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें आपको 20 से 30% स्टेट पढ़ना पड़ता है, वो अलग सोर्सेज है, वो हिंदू में कवर नहीं रहता है। लेकिन फिर भी आपका नेशनल जो करंट अफेयर्स है वो 80 से 90% कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हिंदू पे तो बहुत ज्ञान हो गया, अब चलिए हम लोग हिंदू का एनालिसिस करते हैं आज का। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू एनालिसिस में दो खबरों के दो पहलू होते हैं। एक तो वेब सीरीज़ पार्ट होती है, हमारे जो खबरें हैं दोस्तों, हिंदुस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, जो न्यूज़ में चल रही है, वो एक वेब सीरीज़ की तरह हो रही हैं। उसमें सब कुछ एक घटनाक्रम के हिसाब से हो रहा है और हुए जा रहा है, आपको वो सब जानने में बड़ा मज़ा आएगा। और दूसरा पार्ट है वो है काम की बात। काम की बात क्या है दोस्तों? जो आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है, सीधी सी बात है। तो आपको दोनों, आप वेब सीरीज़ में आपको बड़ा मज़ा आएगा, काम की बात में आप थोड़े बोर होंगे, लेकिन यही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारे ज़िंदगी में वो अधिकतर चीज़ें हमें बोर करती हैं। खैर, जो चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं उसमें हमें हमेशा इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं। जैसे पीवीआर में मूवी देखना उसमें आप 3000 रुपये खर्चा कर देंगे और एंड में बाहर निकल के कहेंगे अरे यार काफ़ी खर्चा हो गया। खैर चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं आज के द हिंदू का। देखिए दोस्तों, पहली खबर जो है वो तो सब जान रहे होंगे, मोदी जी गए हैं अमेरिका और अमेरिका से वो बहुत बढ़िया डील करके आ रहे हैं। अब देखिए इसमें डील में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस डील से अमेरिका में कुछ लोग नाराज़ हैं,
कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, जैसे हमारे बराक ओबामा, वो कह रहे हैं कि यार ये जो डील वील तो ठीक है, लेकिन इंडिया को माइनॉरिटी राइट्स के लिए कुछ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो वो माइनॉरिटी करने लगते हैं। क्या करेंगे, कुछ और टॉपिक ही नहीं है, माइनॉरिटी राइट्स, चलो ठीक है। और वहाँ के तो 2 सांसद जो हैं, जो 2 महिला सांसद हैं वहाँ की, जो कांग्रेस की जो सिटिंग लीडर्स हैं, सिटिंग मेंबर्स हैं, वो तो कहे कि मोदी का जो कांग्रेस का स्पीच है उसको तो हम कवर ही नहीं करेंगे, हम जाएंगे ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि मोदी जो हैं वो 2002 गुजरात राइट्स के मेन अक्यूज़ हैं। अब बताओ, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इनको बरी कर दी है और वो मेन अक्यूज़ बना रही है। खैर होता है भाई, क्या करें, वो को फूटे आँख नहीं सुहाते हैं मोदी, तो क्या करें। तो चलिए, तो दोस्तों ये जो अमेरिका में ही एक लॉबी है इंडिया के अगेंस्ट, वो लग गई है पीछे कि किसी भी तरह से कोई डील ना हो पाए इंडिया के साथ, ना जेट का डील, इंजन का डील हो पाए, ना एंट्री अकॉर्ड के अंदर कोई डील हो पाए, कोई डील ना हो पाए, बस ऐसे ही खाली यहाँ चले जाए, जो कि एक बहुत हास्यास्पद चीज़ है। जब मोदी आए हैं भैया, 140 करोड़ लोगों का हाथ उनके पीछे है, तो अमेरिका क्या कोई भी देश उनको अवॉइड करने की सोच ही नहीं सकता। हाँ, एक बार पाकिस्तान के शहबाज शरीफ यहाँ पहुँच जाएँ और अमेरिका प्रेसिडेंट ना मिले, उनसे चलता है, वो जानते हैं भैया कटोरा लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे नहीं मिलोगे तो भी चलेगा, फिर आएंगे। लेकिन भैया मोदी को तो ये लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गिवन द साइज़ ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया इज़ दोस्तों टू बिग टू बी इग्नोर्ड। इंडिया इज़ टू बिग टू बी इग्नोर्ड। इंडिया को इग्नोर नहीं किया जाता। ये टर्म आप अपने एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखिएगा कि भारत को कभी भी किसी ने इग्नोर नहीं किया, ना उसे इग्नोर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो वेब सीरीज़ वाली बात हो गई। अब थोड़ी काम की बातें करते हैं कि भैया हुआ क्या डील हुई है, किसके बारे में हम बता रहे हैं। चलो देखिए, पहला डील दोस्तों ये हुआ है कि अब जो यूएस की नेवी शिप्स हैं, जो इंडियन ओशन में गश्त लगाती हैं भैया, अब उनको हमारे पोर्टों पे ना खाने पीने, रुकने, मेंटेनेंस का थोड़ा सहारा मिल जाएगा। पहले नहीं था भाई, पहले नेवी शिप्स यूएस की नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? इधर चाइना है भैया, यूएस की नेवी शिप तुमने कैसे लैंड करा दी? इंडिया पे दबाव बनाएगा तो भाई जान ही रहे हैं, बहुत सारा बॉर्डर है अपने साथ, बहुत सारी टेंशन हो सकती है। लेकिन अब इंडिया को होता है कोई दिक्कत नहीं यार, एक और गलवान हम झेल लेंगे, हम बहुत सफिशिएंट है तुमसे डील करने के लिए। तो अपने पोर्ट्स को इंडिया ने खोल दिया है यूएस नेवी शिप्स के एंकरिंग के लिए। वो यहाँ आएंगे, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और मेंटेनेंस करवा सकते हैं, और वो जो सारे काम हो सकते हैं वो करवा सकते हैं। इससे यूएस को एक इफेक्टिव, हम नेवल बेस तो नहीं कहेंगे, एक इफेक्टिव एंकर पॉइंट इंडिया में मिल जाता है, इंडियन ओशन रीजन में मिल जाता है, जिससे वो चाइना की गतिविधियों पर नज़र रख सकता है, जो कि हमारे भी हित में है। सीधी सी बात है, हमारे हित में तो हो गई। इसके साथ दोस्तों दूसरी जो बात हुई है, ये तो पहली बात थी, दूसरी बात क्या हो गई कि यूएस की एक कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का प्लांट खोलेगी। दोस्तों आपको पता है ये सेमीकंडक्टर की हालत हमारे देश में वैसे ही पतली है, हम सारा सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं, और जो फैब टेक्नोलॉजी है, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर की, वो हम दोस्तों इंपोर्ट करते हैं यूएस से, साउथ कोरिया से, ऐसी कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों उससे हमारा बहुत ही फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है। तो अब यूएस ने कहा कि चलो भैया, हमारा जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, जो इस फील्ड में माहिर है, वो गुजरात में एक न्यू सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट बनाएगी। भैया मतलब टेस्टिंग करेगी उसकी और पैकेजिंग करेगी। ये मतलब टेस्टिंग पैकेजिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये है कि टेस्टिंग पैकेजिंग शुरू होने से इसकी एक शुरुआत हो सकती है। हमारे जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक एक्सपीरियंस मिल सकता है। और दोस्तों हमारा देश एक्सपीरियंस गेन करके टेक्नोलॉजी लेने में तो माहिर है ही। चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करती है, लेकिन हम खुद अपना इनोवेशन करके उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेते हैं। तो ये दोस्तों दूसरी बात हो गई। तीसरी बात वो भैया लोगों के लिए सही है जो अमेरिका जाके नौकरी करते हैं, और उनके अंकल पापा लोगों के लिए जो बताते हैं कि मेरा बेटा तो अमेरिका में है, भैया वहीं सेटल हो गया है। H1B वीज़ा के रूल्स जो है रिलैक्स किए जाएंगे। अब आप अगर इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और कुछ भी ऐसी स्किल्ड तैयारी करके अमेरिका जाके बसना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा, आप वहाँ जाके बस सकते हैं। और H1B जो वीज़ा रूल है उसको सिंप्लीफाई करने से जो यहाँ की जो डियास्पोरा वहाँ जाती है, स्किल्ड वर्कफोर्स जाती है, उसको वहाँ लंबे समय तक रह के काम करने में आसानी होती है। और उसके साथ साथ ही जब आप लंबे समय तक वहाँ रहते हैं तो वहाँ के लॉज के हिसाब से आप ग्रीन कार्ड पा सकते हैं, जिससे आप अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए
एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि बहुत लोगों का सपना अभी भी है। पहले तो सबका सपना था, लेकिन अब ये सपना कम हो रहा है। जब से इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्टअप हुआ है तो लोग चाहते हैं यहीं रख के पैसा कमाए, यार कौन वहाँ जाएगा। खैर जो भी बात है दोस्तों, चौथा जो अकॉर्ड हुआ है वो है एंटमिस अकॉर्ड। दोस्तों ये एंटमिस अकॉर्ड क्या है, चलो ये भी बताते हैं। भैया एंटमिस अकॉर्ड एक नासा का एक इनिशिएटिव है और इसको 2020 में नासा और 7 कंट्रीज़ ने मिलकर शुरू किया था। कौन कौन शुरू किया था दोस्तों? नासा और 7 कंट्रीज़ में। कब शुरू किया था? 2020 में। इसमें क्या चक्कर है, नासा का ये कहना है कि जो हमारा अंतरिक्ष इसका स्पेस है उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, समझे। यहाँ मार झगड़ा नहीं, पता चला मिसाइलें लॉन्च किए पड़े हो तुम भी, वो क्या कहते हैं चाइना लॉन्च की कर दिए स्पेस में मिसाइल की, स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी कि इस सैटेलाइट से मिसाइल छोड़ देंगे किसी के देश पे, हम नासा भी ऐसा करेगी। तो मतलब ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अकॉर्ड है जो नासा और 7 कंट्रियों ने मिल के इसको साइन किया है। मेन सूत्रधार इसकी नासा ही है। और दोस्तों 2023 तक इसमें देखिए, शुरू में 2020 में तो कितने थे, इसमें 8 कंट्री थे। 2023 तक कितने हो गए? 24 कंट्री। और अब इसमें कौन ज्वाइन करना है? नासा का छोटा भाई इसरो। अब इसरो ज्वाइन करेगा इसको, बहुत मज़ा आएगा। खैर तो ये थी दोस्तों आर्टेमिस अकॉर्ड। इसको तो आपको जो याद रखना है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वनडे हो, चाहे पीसीएस परीक्षा हो, किसी में भी इसको पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। और सबसे और मज़े की बात बताते हैं, इसमें रसिया चाइना नहीं है, इसमें भैया यूके है, फ्रांस है और साउथ कोरिया है, ये सब कंट्रीज़ हैं। लेकिन इसमें रसिया नहीं है, चाइना नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, यूएई है, यूके है। सॉरी सर दोस्तों, फ्रांस और साउथ कोरिया नहीं है, मैं गलती से कह गया, लेकिन ये सारी कंट्रीज़ हैं। लेकिन और रसिया चाइना नहीं, मतलब रसिया चाइना तो आना ही नहीं चाहते, काहे आएंगे यार। नासा ने शुरू किया है, हमारे पास खुद का हमारा बढ़िया सा वो हमारी स्पेस एजेंसी है और हम लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं अमेरिका से, ऐसा ये सोचते हैं। दुनिया जो सोचती है वो तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये जो कंट्रीज़ हैं ये इसमें नहीं आना चाहते, इसके अगेंस्ट हैं। तो दोस्तों ये आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में मैंने मोटा मोटी आपको बता दी, जो आपको याद रखना है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अब दोस्तों ये जो है अगले साल साथ साथ दोनों बड़े भाई और छोटे भाई मिलके जाएंगे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। दोनों लोग घूमने जाएंगे इस पर। इन्होंने एक मिशन के तहत इस पर इन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये लोग जाएंगे यार, क्या है, दोनों भाई बड़े भाई छोटे भाई जा सकते हैं, क्या दिक्कत है, बढ़िया है। अब भैया आता है बड़ा $1 मिलियन डील। इस पे सबकी नज़र थी, हमारी भी नज़र थी, आपकी भी होगी। ये है जेट इंजन टेक ट्रांसफ़र। भैया अमेरिका जो है वो हमको जेट इंजन बनाना सिखाएगा, बढ़िया है भैया। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इन लोगों ने 70-80 सालों में इसको एडवांस बनाया है, इसको एक्वायर किया है, डेवलप किया है, पैसा लगाया है इसमें। तो 70 से 80 साल में एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी अमेरिका और 4-5 और कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक्वायर किया है। तो वो अब हमें भारत को देंगे, वो भी उसका 80% ही। इसको दोस्तों अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि वहाँ की जो जनरल इलेक्ट्रिक है और हमारे देश का हॉल, इन्होंने दोनों लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है कि भैया जो जेट इंजन है वो हमारे देश में बनेगा। कौन सा है अभी हम बाद में बताएंगे। चलिए दोस्तों इतनी बातें कर लिए, तो देखिए अमेरिका और इंडिया के बीच में जो दो मुख्य ग्रुपिंग्स हैं, जो जिसमें अमेरिका इंडिया एक्टिव पार्ट है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो भी हिंदू में आज निकला था, इसलिए हम बता दे रहे हैं। पहला है क्वाड। क्वाड क्या है दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक नेशंस के ग्रुप का समूह है। उस नेशन के ग्रुप में कौन कौन है? अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। और इनका मकसद क्या है दोस्तों? इनका मकसद है कि भैया ये जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है इसमें शांति हो। शांति क्यों, कैसे हो, क्यों शांति नहीं है क्या? सब तो शांत है? नहीं बेटिया, शांत नहीं है, क्योंकि यहाँ चाइना जो बैठा है, साउथ चाइना सी पे अपनी आँख गड़ाए हुए है। तो क्वाड बन जाने से क्या है कि अमेरिका चाह रही है कि इसका जो इस इंडो पैसिफिक रीजन पे प्रभुत्व है वो कम हो। तो ये चाइना देखती है कि क्वाड जो है, ये नाम तो लिए हैं इंडो पैसिफिक रीजन का, लेकिन ये बेसिकली हमें टारगेट करके बनाया गया है ताकि हमारा यहाँ पे प्रभुत्व कम हो जाए। दोस्तों पहले ऑस्ट्रेलिया 2010, ये 2007 में शिंजो अबे का
का आइडिया था ये क्वाड बनाने का। 2007 में जो शिंजो अबे थे, जो अब नहीं रहे, जापान के प्राइम मिनिस्टर, जिनको असैसिनेट कर दिया गया, उनका आइडिया था कि 2007 में कि एक क्वाड जैसी चीज़ बनाई जाए जिसमें भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशें हों, ताकि इससे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, डोमिनेंस है इस एरिया में कम किया जा सके। तो 2007 में बन गया। उसके बाद 2010 में इसमें से ऑस्ट्रेलिया निकल गया दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के संबंध कुछ अच्छे होने लगे और चाइना प्रेशर बनाया तो ऑस्ट्रेलिया इसमें से निकल गया। लेकिन फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इनके संबंध फिर तीखे होने लगे। देखिए दोस्तों, आपको लगता है कि चाइना की खुन्नस खाली इंडिया से ही है, नहीं दोस्तों। चाइना इंडिया लैंड बॉर्डर तो शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो चाइना से मतलब समुद्री बॉर्डर शेयर करती हैं। जैसे ये आशियन कंट्री हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया। मतलब चाइना ऑस्ट्रेलिया तक समुद्र पे कब्जा करना चाहता है, तो इससे ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है इससे। तो भैया जब हम परेशान हैं तो हम अब तुम्हारे दुश्मनों के पास जाएंगे, तो मतलब सो कॉल्ड दुश्मनों के पास जाएंगे। तो इन्होंने भी क्वाड को ज्वाइन कर लिया, जिससे चाइना नाराज़ है। भाई नाराज़ होकर कर ही क्या लोगे, ठीक है चलो करते रहो, जो तुम कर रहे हो करते ही रहोगे, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। खैर, तो ये था दोस्तों क्वाड। एक और ग्रुपिंग है दोस्तों जो, अच्छा क्वाड के बारे में एक चीज़ और बता दें दोस्तों, इसमें 2023 में इसकी जो समिट है वो ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट करेगी, याद रखिएगा आप लोग, वनडे परीक्षाओं में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है I2U2, मतलब मैट 2 और 2 मतलब I2U2। I2U2 क्या है, इसमें 2 आई हैं दोस्तों। तो 2 आई हैं इंडिया इजराइल, और 2 यू हैं, मतलब यू मतलब आप नहीं, मतलब यू मतलब यू वाला यू, वो हैं USA और UAE। तो इंडिया इजराइल और USA UAE ये चारों मिलके I2 और U2 मतलब I2 एंड U2 ग्रुप बना रहे हैं। और इस दोस्तों ये ग्रुप बने कैसे, देखिए दोस्तों 2021 में जब अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है, अभी कहेंगे यार ये अब्राहम अकॉर्ड अभी क्या आ गया नया चीज़। अब्राहम अकॉर्ड जो है कि अरब इजराइल जो है, अरब और कंट्रीज़ और इजराइल के बीच में एक समझौता है। समझौता क्या है कि भाई पीसफुल तरीके से रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। और इसमें समझौता किसके किसके बीच में हुआ दोस्तों, इजराइल, UAE और बहरीन। इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भैया ऐसा है कि हम जो है शांति से रहेंगे, अब झगड़े वगड़ेंगे नहीं यार, बहुत हो गया, चलो म्यूचुअली फ़ायदा पहुंचाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये 26 सालों में कोई अकॉर्ड फिर से साइन किया गया। 26 साल पहले, इससे पहले अकॉर्ड साइन किया गया था इजिप्ट और इजराइल के बीच में, जो कि 1979 में साइन किया गया था। भैया इसमें इजिप्ट और इजराइल कह के लड़ेंगे नहीं यार, हम लोग चिल मारेंगे। और उसके बाद जॉर्डन ने किया था 1994 में। जॉर्डन ने कहा यार सब तो साइन कर रहे हैं तो हम काहे पीछे रहे, हम भी यार चिल मारेंगे इसके साथ, क्या मतलब, हटाओ कौन झगड़ा करे। तो ये दो, जॉर्डन और इजिप्ट, इन दोनों ने 1979 और 1994 में ये अकॉर्ड साइन किया था। उसके बाद अब 26 साल बाद 2021 में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ UAE, बहरीन और इजराइल के बीच में। तो अब इसी के मद्देनज़र अमेरिका ने एक ये ग्रुप बनवाया जिसमें इंडिया, इजराइल, USA, UAE है। और दोस्तों इसका मकसद क्या है इस ग्रुप का, इसका मकसद है कि भैया मैरी टाइम सिक्योरिटी, वही बात फिर से, मतलब कि वो जो रीजन है वहाँ मैरी टाइम सिक्योरिटी जो है वो एकदम कंठस्थ रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आना चाहिए। प्लस इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक दूसरे का सहयोग, तो ये इसका मेन मकसद है। तो IUTU दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्वाड है ये दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कब हुआ था, कौन कौन है और इसका मकसद क्या है, क्यों हुआ है। और इसमें जो सब्सिडियरी टर्म्स आ जा रहे हैं जैसे अब्राहम अकॉर्ड, ये सब भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि UPSC क्या करती है ना, IUTU नहीं पूछेगी आपसे, अब्राहम अकॉर्ड पूछ लेगी, तो फिर आपको पता तो होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब आते हैं कि भैया जेट इंजन। चलो देखियो, इस पर जेट इंजन पे हमने बोला था ना, जेट इंजन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले इस खबर के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारा वेब सीरीज़ वाला पार्ट है। देखिए इसमें क्या है, जेट इंजन का ही 80% ही टेक्नोलॉजी हमें मिलेगा, 80% ही नहीं मतलब 80% मिलेगा। मतलब पहले जो 2012 में एक डील हुई थी जेट इंजन बनाने की इंडिया और अमेरिका में, उसमें 58% दे रहे थे, लेकिन यहाँ पूरा 80% देंगे। 20% अभी भी नहीं देंगे, वो बताता हूँ मैं क्यों नहीं देंगे। तो 80% टेक्नोलॉजी देंगे भैया इंजन बनाने का 3 साल में। तो मतलब जो पहला इंजन, जेट इंजन इंडिया और अमेरिका मिलके बनाएगी, जो जनरल इलेक्ट्रिक और हॉल मिलके बनाएंगी, वो 3 साल में बनेगा। और जब
पहला इंजन बनते बनते इंडिया के पास इसका 80% टेक्नोलॉजी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यही अंतर है इंडिया रशिया और इंडिया अमेरिका में। जब रिलेशनशिप, कोई स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है तो अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी देने में इंटरेस्टेड रहता है, हालांकि वो कभी भी टेक्नोलॉजी देने में इंटरेस्टेड किसी को नहीं रहता है। लेकिन इंडिया के साथ उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, जिस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी देने में 80% है। रशिया ने हमको कभी टेक्नोलॉजी नहीं दी ऐसी कि ले लो भाई 70% 80% चलो तुम ही बना लो ना। उसको पता है भैया 60 से 70% तो हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा दाना पानी उड़ जाएगा अगर इनको हम टेक्नोलॉजी दे देंगे तो। लेकिन बेस्ट कंपोनेंट्स, बेस्ट क्या ही कहें, मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, वो रसिया हमको देता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और अभी भी दे रहा है। तो रसिया को हमको हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। रसिया अभी भी हमारा एकदम रॉबस्ट पार्टनर है। हाँ भाई, ये सब अमेरिका के साथ डील वील तो चल ही रही है, ठीक है, लेकिन रसिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अभी। रसिया को हल्के हाथों नहीं लेना है दोस्तों। तो ये 80% भैया जो है टेक्नोलॉजी हमको हॉल, जो जनरल इलेक्ट्रिक देगी हॉल को। अब देखिए दोस्तों, इस 80% टेक्नोलॉजी में एक शब्द यूज़ होता है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि साला क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ये कहाँ से टर्म आ गया एक तो नया। दोस्तों, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ही वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम अभी तक जेट इंजन नहीं बना पाए। जो हमारे पास जेट इंजन बनाने की जो क्षमता अभी तक डेवलप नहीं हो पाई, वो इसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से नहीं हो पाई। क्यों भैया? क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ दोस्तों मेनली दे आर मेनली रिलेटेड टू मेटलर्जी, कि भैया जो इंजन में जो मेटल्स लग रहे हैं वो कैसे होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होगी, उसमें कोटिंग कैसे की जाएगी, और उनको कैसे उसमें एलॉय लगाए जाएंगे। कि एलॉय मतलब वो एलॉय व्हील नहीं, एलॉय मतलब कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स उसमें कैसे रखे जाएंगे कि वो जो थ्रस्ट है और जो टेम्परेचर है उसको झेल सकें। ये टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया बना नहीं पाई है। तो यही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट वो हमें बताएंगे जो हम यहाँ बनाएंगे। और दोस्तों, इसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के पूरे पार्ट को वो हमको नहीं देंगे, इसीलिए 80% की बात हो रही है। इसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमें वो नहीं बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम पार्ट हमें वो बताएंगे। इसीलिए हम ये करें कि 80% जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ वो देंगे। खैर, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब हम 80% जान जाएंगे तो 20% के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम पूरा रिसर्च डेवलपमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों जब तक हम एक इस टेक्नोलॉजी की इंजन बनाएंगे तब तक और एडवांस इंजन आ चुकी होंगी मार्केट में। तो ये प्रॉब्लम हमेशा हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, डील के बारे में देख लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक हॉल के बारे में, हॉल ने मिलकर डील किया है, आपको पता ही है। अब देखिए कौन सा इंजन बनेगा, इंजन का नाम तो कुछ होगा भैया, इंजन का नाम बड़ा ज़रूरी है। जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ GEF 414 जेट इंजन, ये नाम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। UPSC पूछ सकती है और PCS तो 441 पूछ देगी, GEF 441 ऐसा ऑप्शन दे देगी, GEF 144 ऐसा ऑप्शन दे देगी, आर्टिकल पूछ देगी, मतलब वो सब आप पूरा हेडेक कर देगी आपको। तो इंजन का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। और ये जो इंजन ही कहाँ यूज़ होगा, ये इंजन यूज़ होगा दोस्तों LCA तेजस Mark 2 में। दोस्तों देखिए, ये जो LCA अभी हमारे देश ने बनाया है नया वाला तेजस जो है वो Mark 1 है, वो LCA तेजस Mark 1 है दोस्तों। देखिए अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। LCA तेजस Mark 1 में हम एक इंडिजीनियस इंजन यूज़ करना चाहते थे, ठीक है दोस्तों, और उस इंजन का नाम था कावेरी। ध्यान सुनिएगा दोस्तों। तो हम LCA तेजस Mark 1 बनाना चाहते हैं, हम सोचते थे पूर्ण स्वदेशी हो, किसी का हेल्प हमको ना लेना पड़े, तो इसीलिए हम कावेरी नामक इंजन एक डिज़ाइन कर रहे थे। और दोस्तों अभी से नहीं कर रहे थे, ये हम 1990s से ही कर रहे थे डिज़ाइन। और जब LCA तेजस Mark 1 बनाया गया, उसको अमल में लाया गया, तो कावेरी इंजन का टेस्ट किया गया। लेकिन दोस्तों सैडली कावेरी इंजन ने इस पर काम नहीं किया। जो थ्रस्ट ज़रूरी थी LCA Mark 1 को उड़ाने के लिए, उसको उसके सारे फंक्शनैलिटीज़ को सही से करने के लिए, वो कावेरी इंजन ने उसको नहीं दे पाया। तो इससे क्या हुआ कि ये मिशन हमारा फेल होता हुआ दिखने लगा LCA का। तो दोस्तों उसी समय हमने अमेरिका से डील किया और अमेरिका ने हमें GE इंजन, अमेरिका की यही जनरल इलेक्ट्रिक ने ही हमें इंजन दिया, और उसी इंजन को हमने LCA तेजस Mark 1 में यूज़ किया। तो दोस्तों जो LCA तेजस इस समय हमारा उड़ रहा है, उसमें ये अमेरिका के
F404 इंजन लगे हुए हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। F404 GE मतलब जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी बनाती है, और F404 इंजन का नंबर है। और हम लोग किसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं? F414, ठीक है। तो 404 हमारे तेजस में अभी लगा हुआ है, और 404 हम तेजस मार्क 2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारी एक और प्रोजेक्ट चल रही है, जिसे हम कहते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, AMCA, ये भी चल रहा है। देखिए LCA जो है दोस्तों, ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। LCA लाइट कॉम्बैक्ट मतलब कि हल्के हल्के वजन वाला जो होता है विमान, और कॉम्बैक्ट ऑपरेशंस में होता है। लेकिन ये जो AMCA है, ये हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि रफ़ेल सीरीज़ वाले हैं। ये भी मीडियम कॉम्बैक्ट होते हैं, लेकिन रफ़ेल में भी अलग अलग सीरीज़ होती है। हमने जो अभी लिया है वो मीडियम सीरीज़ का नहीं है, उससे ऊपर वाले सीरीज़ का। लेकिन हम जो है रफ़ेल से एक, जैसे होता नहीं है कि आपने वो क्रेटा ख़रीद ली, तो क्रेटा में भैया बेस मॉडल, फिर मीडियम मॉडल है, फिर एडवांस मॉडल है। होता नहीं है ना, मतलब कि 14 लाख की, 17 लाख की, 20 लाख की, ऐसे होता है ना। तो ये मीडियम वाला हम लोग बनाएंगे, समझ लीजिए क्रेटा में मीडियम वाला हम लोग बना रहे हैं अभी। तो मीडियम के लिए भी जो ये F414 इंजन है वो यूज़ होगा। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट के लिए ये यूज़ होगा, LCA मार्क 2, LCA तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। कभी कभी इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही हैं। दोनों दोस्तों एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन इसमें जो एयरक्राफ्ट बनेंगे वो अलग अलग है। तो दोस्तों थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि हम लोग भैया इंजन विंजन हम लोग कब बनाना शुरू किए थे। दोस्तों आपको जान के रहने, हम लोग 1960 में इंजन बनाना शुरू कर दिया। उसका नाम था HF-24 मारुत। फिर ये जो कावेरी प्रोग्राम है ये 1986 में आया दोस्तों, और लेकिन ये अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरा कर पाया, इस वजह से इसको तेजस में लगाया नहीं गया। तो इसीलिए इंडिया ने भैया अमेरिका से F404 इंजन ले लिया और तेजस मार्क 1 में लगा दिया, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए अमेरिका के जो कांग्रेस है वो उसको मंजूरी देती है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बोल दिए कि तो ले लो चलो हो गया, नहीं, उसकी कांग्रेस मंजूरी देगी। तो अभी जो कांग्रेस है, US डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में रेगुलेटरी हिंड्रेंस को पार करके अब वो वहाँ की कांग्रेस मंजूरी देगी, तो हमारे यहाँ ये डील डन, समझ लीजिए डन ही है। चलिए, अब तो जब इतना हो गया तो यार डील डन ही है, अब क्या उसमें बोलना है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ दोस्तों आते हैं अगली खबर। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो इंजन्स का है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब अगले खबर पे आते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन पॉलिसी फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स बिफोर असेंबली इलेक्शन। देखिए अब राजस्थान में तो देखिए दोस्तों इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। और यहाँ की तो इतिहास रही है कि एक साल बीजेपी, एक साल कांग्रेस, फिर एक साल बीजेपी, फिर एक साल कांग्रेस, ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी कांग्रेस रूल है। अब कांग्रेस गवर्नमेंट डरी है कि भैया अगले साल तो बीजेपी आ जाएगी, तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया है कि जितने भी उनके वोटर बेस बन सकते हैं सबको एकत्रित, सबको कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है। उसी के सीरीज़ में ये भाग है कि जितने भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स है उनके लिए वो पॉलिसी लाने वाली है। और पॉलिसी क्या करेगी? पॉलिसी उनका सोशल अपलिफ्टमेंट करेगी, उनका सोशल स्कीम्स जो है, सोशल स्कीम्स जितने भी हैं वो उन तक पहुंचाएगी। ये कहा जा रहा है सोशल स्कीम्स पहुंचाएगी, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो उन तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, जिनके बारे में अभी बताएंगे आपको, ये नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक मतलब कि बंजारे टाइप्स, एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह चलते रहते हैं। तो इनका कोई परमानेंट कहीं बसते नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो वोटर लिस्ट बनाने में, इनका नाम डालने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इस पॉलिसी से एक ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि इनके बारे में, इनके वेयर अबाउट्स के बारे में पता चलेगा। तो सोशल सर्विस स्कीम्स तो इनको मिलेगी दोस्तों। उसके अलावा ये वोटर लिस्ट में भी आ जाएंगे, वोट देंगे, फिर से कांग्रेस जीतेगी, भैया की सरकार बनेगी गहलोत जी की। चलिए ये पूरा प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों, ये जो स्कीम आने वाला है इसके बारे में हमने आपको बताया। अब देखो तो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या है। ये देखिए, ये काम की बात है, तो वेब सीरीज़ हो गया, ये काम की बात हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों ये हमारे समाज के सबसे वल्नरेबल और डिप्राइव्ड लोग भी, मतलब ये ट्राइबल से भी डिप्राइव्ड हैं, क्योंकि ट्राइबल्स तो अपने जंगल में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खा पी रहे हैं बढ़िया नेचर के बीच में। लेकिन ये जो होते हैं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और डिप्राइव्ड लोग होते हैं।
और इनको डी नोटिफाइड ट्राइब क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अंग्रेज थे दोस्तों तो इनको नोटिफाई कर दिया था, इन कम्युनिटी के लोगों को नोटिफाई कर दिया था कि भैया ये क्रिमिनल हैं, पैदा ही क्रिमिनल हुए हैं। जैसे वो जैसे क्या कहते हैं, पिंडारी को पिक्चर देखिए आप, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, और जो मतलब शमशेरा टाइप्स मूवी देखिए, उसमें जो ट्राइब्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया गया कि ये जो पिंडारी हैं, ये जो कुकी हैं, ये सब ये जो हैं ये सारे पैदा ही हुए हैं क्राइम करने के लिए। ये खाली मारकाट करते हैं, क्राइम करते हैं, इनका और कोई काम नहीं है, पैदा ही इसीलिए हुए हैं। तो ये बहुत जिहालत वाली बात थी। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने इनको डी नोटिफाई कर दिया कि भैया नोटिफिकेशन से बाहर निकालो इनको, ये ऐसे लोग नहीं है, ये सीधे साधे लोग हैं बेचारे, अपना रोजी रोटी गुजारा करते हैं किसी तरह से, यहाँ से वहाँ भटकते हैं। तो इनको 1952 में डी नोटिफाई कर दिया गया, इसीलिए इनको डी नोटिफाइड ट्राइब करते हैं। और इनको नोटिफाई किससे किया गया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 से। ये याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है परीक्षा में। और डी नोटिफाई किया गया था 1952 में। ये नोमैडिक होते हैं दोस्तों, कुछ इसमें से मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और एक जगह नहीं रहते हैं, अपना बंजारों की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और कोई प्राइवेट लैंड या ओनरशिप हिस्टोरिकली इनके पास नहीं होती। अब तो लोग बसना चालू कर दिए हैं इस ग्रुप के भी, लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा कुछ इनके पास था नहीं। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात ये जो है दोस्तों, इनके नोमैडिक नेचर से सारी स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है वो इनके बीच पहुंच नहीं पाती है। और ये बहुत ही इलिटरेट और गरीब लोग होते हैं। आप कभी आप देखे होंगे, आप जब रोड पे जाते हैं तो बगल में लोग बैठ के खाना पीना बनाते रहते हैं, कुछ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग उसमें से डी नोटिफाइड ट्राइब्स भी हैं जो उन्हें बेचारों को पता भी नहीं है। वो अपना गुजर बसर ही इसी तरह कर रहे हैं पूरे जीवन का। हम लोग देखते हैं उनको, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो जो भी मौसम हो, बेचारे रोड के किनारे ही किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। बच्चे भी इनके होते हैं काफ़ी। तो उससे क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट इसकी पहुंचती नहीं है, तो मोर्टेलिटी रेट भी इनके अंदर ज़्यादा है। तो ये सब देख के राजस्थान गवर्नमेंट ने एक इनके लिए स्कीम निकालने की को मंजूरी दी है। और वो सारे गवर्नमेंट स्कीम के जो बेनिफिट्स है वो इन तक पहुंचाएगी। और जो गवर्नमेंट का हिडन एजेंडा, जैसा कि मुझे लगता है कि इनको वोटर लिस्ट में ले आएगी ताकि वो इनका वोटर बेस बढ़े। तो यही बात थी दोस्तों, ये काम की खबर थी। चलिए अब आते हैं फिर से अपनी अगली खबर पे। स्ट्राइक फाइन बैलेंस, हैव जस्ट सिविल कोड। दोस्तों अभी हमारे यहाँ लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए विथ सम इफ्स एंड बट्स। तो इसी पे अब चर्चा छिड़ गई है। अब देखिए दोस्तों, बात ये कि अब 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। मुद्दा ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 370 हट ही गया, राम मंदिर बन ही गया। तो अब बचा क्या है? दो चीज़ें बची हैं दोस्तों। पहली चीज़ क्या बची है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। और दूसरी चीज़ बची है पीओके। अब यही दो ऐसी चीज़ें हैं जो देश को, मतलब देश की आम जनता जिस पे नज़र गड़ाए बैठी हुई है। तो 2024 से पहले कुछ ना कुछ तो इन पे होना है। क्या होना है तो 2024 के पहले मतलब आगे मालूम चलेगा आपको। अभी फ़िलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड एयर में चल रहा है। तो लॉ कमीशन जो बैठी थी अभी, उन्होंने बोल दिया कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए विथ सम मॉडिफिकेशंस। ऐसा नहीं कट्टर से एकदम कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिए, हमको कोई मतलब नहीं तुम्हारे रिफॉर्म लॉ से, कुछ नहीं, बस होगा। तो ऐसे मतलब स्ट्रिक्टली नहीं, लेकिन कंसिडरेशन उसका करना चाहिए विथ टेकिंग इनटू कॉग्निजेंस जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। देखिए ये एक चार्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि हमारे सोसाइटी में चाहे कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। और उसके लिए एक नेशनल सिविल कोड आनी चाहिए, उसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। और ये कहाँ इसको किस एरिया में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस मतलब डिवोर्स दे दिया तो अब उसको पैसा भी तो दोगे, मतलब कि ऐसे छोड़ दोगे ना, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसका एक लॉ होना चाहिए। इनहेरिटेंस मतलब जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में देश में एक लॉ होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मुस्लिमों के लिए या हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए।
बच्चों के अडॉप्शन के लिए एक लॉ होना चाहिए। और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, कितने हिस्से मिलेगी, क्या क्या मिलेगी, इसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में दोस्तों इसको मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 44 आप याद रखिएगा, ये हर साल लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेते हैं इसको, तो ये तो आप याद ही रखिएगा, 1 नंबर आपका इसमें श्योर शॉट है। और दोस्तों थोड़ा टाइमलाइन जान लेते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ इसके मद्देनजर। देखिए दोस्तों 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट पास किया गया और उसने जो है सिविल मैरिजेस को रिलीजन से हट के रिकॉग्निशन दिया। मतलब अगर कोई मुस्लिम हिंदू शादी करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम शादी करना चाहता है, ऐसे कर सकता है। तो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्षेत्र में इसको एक बढ़िया स्टेप माना गया। दोस्तों 1956 में हिंदू कोड बिल आया। आप देखिए हिंदू कोड बिल ने क्या किया, हिंदू कोड बिल ने भैया मुस्लिमों के लिए अलग लॉ की मंजूरी दे दी और बाकी जितनी जनता है उसके लिए अलग लॉ की मजबूरी दे दी। ठीक है, तो इसको एक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कह नहीं सकते, इनके लिए यूनिफॉर्म था लेकिन मुस्लिमों को अलग कर दिया। 86 भैया शाहबानो केस हुआ, स्पेशल शाहबानो केस। इसमें इनके पति ने इनको तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद भैया इनको कुछ पैसे दे दिए। अब ये चली गई कोर्ट, बोली भैया पैसा कम है, ऐसे कैसे यार, हम छोड़ दिए हमको तलाक 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 करके, अब ये क्या मजाक है। तो कोर्ट ने बोला कि भैया जो मेंटेनेंस आप इनको देंगे वो आप इनको मुस्लिम लॉ से नहीं देंगे, वो आप इनको एक नेशनल लॉ है जो नॉर्मल हमारे देश की आईपीसी की तहत जो लॉज चलती हैं उनके हिसाब से देंगे। तो उसके लिए दोस्तों बहुत बवाल हुआ और वहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चर्चा है दोस्तों हवा में आ गई। इससे पहले तो लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन यहाँ से हवा में आ गई और तब से अभी तक चर्चा इस पर चली रही है। 2023 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश के साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, बहुत महान हस्ती थे, उन्होंने भी यूसीसी के सपोर्ट में बातें कही थी और 2015 से सुप्रीम कोर्ट भी इसके सपोर्ट में बातें कर रही है। तो दोस्तों ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का थोड़ा सा एक मैंने लेखा जोखा आपको दिया। बाकी तो आगे क्या होगा, ये कहाँ कहाँ लागू होगा, ये आप जान जाएंगे। और दोस्तों एक फैक्ट और है, गोवा एक पहला स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एवज में पहला लॉ पास किया है। तो ये गोवा ही एक ऐसा स्टेट है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए फैक्ट्स हो गए, अब आते हैं अगले खबर पे दोस्तों। स्क्वायरिंग द सर्कल एट इंडिया इजिप्ट समिट। अब ये इजिप्ट कहाँ से आ गया यार, अभी तक तो अमेरिका चला था, अब इजिप्ट कहाँ से आ गया भैया। इजिप्ट यहाँ से आ गया कि अमेरिका के बाद हमारे मोदी जी जो है इजिप्ट जा रहे हैं, तो आपको इजिप्ट भी पढ़ना है। ऐसा नहीं अमेरिका के सब जान लिए फिर बढ़िया हो गया काम ना, इजिप्ट भी पढ़ना है दोस्तों, वहाँ भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, देख लो भैया क्यों जा रहे हैं। कुछ डील्स होंगी इजिप्ट और इंडिया के बीच में। कौन कौन सी डील होंगी, को प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। को प्रोडक्शन मतलब इजिप्ट आके अब यहाँ फाइटर जेट का वो नहीं बनाएगी, हम लोग जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाते हैं उसका को प्रोडक्शन इजिप्ट में जाके करेंगे और कुछ जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स इजिप्ट बनाती है वो हमारे यहाँ को प्रोडक्शन करेगी। इसमें जेट वेट देने का टेक्नोलॉजी है नहीं, बात है नहीं, क्योंकि ना जेट टेक्नोलॉजी इसके पास है ना हमारे पास है, तो जो भी है उसका आदान प्रदान होगा। अब देखिए दोस्तों, अब मज़ेदार बात हो गई, डेडिकेटेड स्लॉट फॉर इंडिया विद इन स्वेज इकोनॉमिक जोन। मतलब ये स्वेज इकोनॉमिक जोन है, स्वेज कैनाल के इर्द गिर्द जो इकोनॉमिक जोन है उसमें एक स्लॉट इंडिया के लिए मिलेगा। कैनाल में स्लॉट नहीं मिलेगा, कैनाल तो पतला सा है, उसमें स्लॉट मिल जाएगा तो बाकी देश क्या करेंगे। स्वेज इकोनॉमिक जोन है उसमें एक डेडिकेटेड स्लॉट इंडिया को मिलेगा, जिससे इंडिया का ट्रेड इस एरिया में बूस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन टूरिज़्म पे भी कई समझौते होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इंडिया में इवॉल्व कर रही है और इंडिया जो भी इसमें टेक्नोलॉजी है वो इजिप्ट को देगी, ताकि वहाँ भी ग्रीन हाइड्रोजन पे इन्वेस्टमेंट मतलब रिसर्च हो सके। और टूरिज़्म के क्षेत्र में भी हम लोग आपस में समझौता कर रहे हैं। देखिए इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के जो इजिप्ट का विज़िट किया था वो 1997 में किया था दोस्तों, ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा। अब दोस्तों थोड़ा इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी में भी आपको इसमें कुछ फॉर्डर माल मसाला मिल जाएगा। देखिए इंडिया इजिप्ट ने सबसे पहले कब साइन की थी फ्रेंडशिप ट्रीटी, 1955 में। ठीक है, और इजिप्ट जो है नॉन अलाइन मूवमेंट का एक पार्ट था, जो 1961 में इंडिया ने बनाया था कि भैया ना हम यूएस के साथ रहेंगे ना रसिया के साथ रहेंगे। और इसमें और कौन कौन था, इजिप्ट था, यूगोस्लाविया था, इंडोनेशिया था और घाना था। ठीक है,
तो मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी तो देख ही रहे हैं कौन से कंट्रीज है इसमें, तो ये लोग भी यूएस रशिया ही बोले होंगे अरे चलो यार ठीक है कोई बात नहीं तुम किसी की साइड मत रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन इंडिया के किसी के साइड रहने से फ़र्क पड़ जाता, तो इसीलिए पूरे कोल्ड वॉर में इंडिया को लेके बहुत रशाकसी थी। यूएस इंडिया के अगेंस्ट था, रशिया सपोर्ट में था। दोस्तों देखिए रशिया हमारा ऑल टाइम वेदर गुड फ्रेंड रहा है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में भैया कुछ भी कह नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है जियो पॉलिटिक्स में, वो नेशनल इंटरेस्ट, बस और कुछ नहीं। और किसी को लगे कि हमारे मित्र हैं हमारे उधर, कुछ नहीं। दोस्तों देखिए यूक्रेन वॉर हुआ ना, खाली कंडेम किया, कोई ग्राउंड पे आया लड़ने के लिए कोई नहीं आया। रशिया लड़ रही है, ये भी लड़ रहे हैं। हाँ इनको इक्विपमेंट्स ज़रूर दिया यूक्रेन को, लेकिन ग्राउंड पे कोई लड़ने नहीं आया। और इक्विपमेंट्स भी यूक्रेन कह रही है यार ये यूज़ किया हुआ हमको दे रहे हो, सब खराब इक्विपमेंट दे रहे हो, लेकिन यूक्रेन ने भी बहुत बहादुरी से रशिया का इसमें सामना किया। हालांकि बहुत तबाही हो गई दोस्तों, इतनी तबाही की ज़रूरत थी नहीं। खैर ये अलग डिस्कशन हम लोग करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पे ही नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। चलिए थोड़ा मुद्दे से भटक गए थे हम लोग। ये जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट कब आया? 2016 में, जिसमें हम लोगों ने एक न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग एक एंटर किए। मतलब उसके बाद इंडिया और इजिप्ट अपने रिलेशन को लेकर बहुत सीरियस गंभीर हो गए और अलग अलग क्षेत्रों में कॉपरेशन बढ़ाने लगे। अब देखिए दोस्तों इजिप्ट जो है OIC का एक मेंबर है, और दोस्तों आप जान के हैरानी होगी इजिप्ट इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है OIC में। जब भी OIC में कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जब वो इंडिया के अगेंस्ट होता है तो इजिप्ट उसका विरोध करता है। तो इजिप्ट के तौर पे OIC में इंडिया को एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर मिला है। ये ऑर्गेनिक ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एक ग्रुप है गल्फ़ कंट्रीज़ और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो कि मतलब इस्लाम के अगेंस्ट या उनके फेवर में कुछ भी वर्ल्ड में होता है तो उस पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान भी इनका मेंबर है और ये सऊदी अरेबिया लेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों मौलाना आज़ाद और सेंटर फॉर इंडियन कल्चर ये भी है कायरो में, तो इससे इंडिया और इजिप्ट के कल्चरल रिलेशन भी अच्छे होते हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ कि इजिप्ट में वीट की कमी पड़ गई, तो वीट बैन होने के बावजूद भी इंडिया ने इजिप्ट को 61,500 मीट्रिक टन वीट सपोर्ट किया। तो आप देख सकते हैं इंडिया इजिप्ट एक दूसरे के कितने कट्टर दोस्त हैं। चलिए दोस्तों अब अगली खबर पे आते हैं। फेसिंग द हीट। दोस्तों अभी आपको पता है कि भैया बलिया में काफ़ी लोग की मृत्यु हो गई हीट स्ट्रोक की वजह से, हीट वेव्स की वजह से। गर्मी का टाइम ही ऐसा है दोस्तों, ये जून का महीना ऐसा होता है कि जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उस समय दोस्तों जब हीट स्ट्रोक्स चलते हैं तो आपकी बॉडी जो है अपने आप को कूल नहीं रख पाती है, इसकी वजह से डेथ्स बहुत होती हैं। तो यही रीज़न है कि बलिया में इतने लोग जून के महीने में जिनकी मृत्यु हो गई हीट स्ट्रोक की वजह से। अब दोस्तों हीट वेव्स होते क्या हैं थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जब किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, अगर वो प्लेन्स में, प्लेन्स मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में, और जो हमारा पेनिनसुला एरिया है प्लेन्स में मतलब हिल नहीं है, तो 40 डिग्री से जब जाता होता है तो वहाँ हीट वेव की कंडीशन हो जाती है। और अगर 40 डिग्री से 4.5 से 6.5 डिग्री तक अगर हो जाए तो वो एक्सट्रीम हीट वेव होने से वो हीट वेव कंडीशन उसको कही जाती है। और सीवियर हीट वेव कब होता है? जब वो 6.5 से भी ऊपर चला जाता है दोस्तों, तब सीवियर हीट वेव कंडीशन होती है। हिल एरियाज़ में क्या होता है दोस्तों? हिल एरियाज़ में 30 डिग्री है, 30 डिग्री से ऊपर जब जाएगा और ये बाकी क्राइटेरिया सेम है तो उसको हीट वेव कंडीशन कहेंगे। कोस्टल एरिया में दोस्तों 37 डिग्री से 4.5 डिग्री जब ऊपर चला जाएगा तो उसको हीट वेव कंडीशन कहेंगे। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी जब होती है तो आपकी बॉडी आपको गर्म नहीं कर पाती, और उसी वजह से हीट वेव्स की वजह से मृत्यु ज़्यादा होती हैं। दोस्तों हीट वेव्स का अब हम लोग कारण देख लेते हैं क्यों हीट वेव्स होते हैं। दोस्तों पहला तो एकदम मतलब कोई एग्ज़ाम में आए चुपचाप आँख मूंद के लिख दो ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में जो भी हो रहा है बेचारा इसी की वजह से हो रहा है, यही बेचारा जिम्मेदार है। और इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही ने तो बढ़ाया है तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा जिम्मेदार है हीट वेव्स का। उसके बाद अर्बनाइजेशन। भाई अर्बनाइजेशन है तो हीट वेव्स हैं भाई। कंक्रीट के जो जंगल खड़े हो गए हैं सिटीज़ में वो हीट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड बना रहे हैं, तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट और एसेंचुएट हो जा रहा है, जिससे हीट वेव्स के इफेक्ट और ज़्यादा लोगों को लग रहे हैं और लोगों की डेथ हो रही है। दोस्तों अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो दोस्तों इस बार इंडिया में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ है। दोस्तों ये क्या है? अल नीनो सेंट्रल और साउथ पैसिफिक ये ओशन जो है वहाँ जब वार्मिंग हो जाती है तो उसकी जनरल वार्मिंग, उसकी जब 9 से 10 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम
अल नीनो इफेक्ट कहते हैं। और अल नीनो इफेक्ट में दोस्तों क्या होता है, अल नीनो इफेक्ट दुनिया के क्लाइमेट पे असर करता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पेरू के कोस्ट पे आता है दोस्तों, ये पेरू जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, उसके कोस्ट पे ये अल नीनो इफेक्ट देखा जाता है साउथ पैसिफिक ओशन में। तो दोस्तों जब ये इफेक्ट होता है तो दुनिया के क्लाइमेट पे इसका इफेक्ट होता है। ये जब वार्मिंग इसकी होती है पैसिफिक ओशन की, तो ये कंट्रीज़ में फ्लड, ड्रॉट्स, इस तरह की सिचुएशन बनने लगती है। अमेरिका में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ड्रॉट्स आते हैं, यहाँ फ्लड्स आने लगते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो दुनिया की क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है और मानसून पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। जिस साल अल नीनो आता है उस साल मानसून वीक रहता है। तो मतलब इस साल क्या होने वाला है, मानसून वीक। तो जितनी भी बारिश होंगी उनका मज़ा ले लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये है अल नीनो इफेक्ट का प्रभाव। अब मानसून वीक होगा तो हीटिंग ज़्यादा होगी दोस्तों, हीटिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हीट वेव्स, और हीट वेव से क्या होंगी, मृत्यु। तो इसके लिए गवर्नमेंट को युद्ध स्तर पे तैयारी करनी होगी ताकि हीट वेव से लोग ना मरें। यही ये आर्टिकल बोल रहा है दोस्तों। अब अगली खबर पे आते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। भैया क्या हुआ, वेब सीरीज़ वाली खबर बताते हैं आपको। सेंटर ने क्या किया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 होने वाला है अभी हाल ही में। और सेंटर ने क्या किया भैया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से डिसेबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो हटा लिया। अब डिसेबिलिटी हटा लिया तो लोग, जो हमारी अपोजिशन है, वो कहने लगी कि भैया डिसेबिलिटी वाली तुम आंकड़े क्यों नहीं रख रहे हो, छुपा रहे हो कुछ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो यार, कोई डिसेबल होता है तो लंबे समय के लिए, जैसे बचपन से हो गया या किसी उम्र में हो गया, तो लंबे समय तक 2 साल, 10 साल, 20 साल तक डिसेबल रहता है। तो वो डाटा जो है मोर, और जो 2019 NFHS 5 2019 वाला जो हुआ था, NFHS 5 2019 वाला जो हुआ था 19 से 21, उसी के डेटा के मोर और लेस सेम रहेगा। तो उस पर एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के मद्देनज़र NFHS जो फैमिली हेल्थ सर्वे छठा है, उसमें डिसेबिलिटी का डेटा नहीं डाला जाएगा। तो इसी पे लोग नाराज़ है कि भैया डिसेबिलिटी भी डालो, सब डालो यार, सब डाल रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो यार, हम प्राइमरली फोकस हैं इस बार NFHS में, हम प्राइमरली फोकस है चाइल्ड हेल्थ को लेके। हम चाइल्ड हेल्थ पे सर्वे करना चाहते हैं और उसको बढ़िया बनाना चाहते हैं, क्योंकि चाइल्ड जो होते हैं वो हमारे देश के फ्यूचर होते हैं। तो ये गवर्नमेंट का कहना है। और तो दोस्तों अब इतनी बातें हो गई, तो NFHS के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। NFHS दोस्तों क्या है? दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये छठा राउंड है। ये है क्या दोस्तों? ये एक तरह से सर्वे किया जाता है जिसमें हम पॉपुलेशन, उसकी हेल्थ, उसके न्यूट्रिशन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और ये पूरे स्टेट्स और यूनियन में कराई जाती है दोस्तों। इसको कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसमें सहायता कौन करता है दोस्तों? इसमें सहायता करती है यूनाइटेड स्टेट की जो एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, ये इसकी सहायता करती है। इम्प्लीमेंट कौन करता है दोस्तों? इम्प्लीमेंट इसको करती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, मुंबई। तो ये फैक्ट है दोस्तों, इसको याद रखना है। पीछे इसमें परीक्षा में आ जाएगा, UPSC में आ जाएगा भैया कि बताओ NFHS को कौन इम्प्लीमेंट करता है। दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ DOPT और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो कन्फ्यूज हो जाओगे होम और हिस्ट्री में, क्योंकि होम अफेयर्स तुम्हारा रजिस्ट्रार जनरल वाला होता है जो सेंसस कराती है, और हेल्थ मिनिस्ट्री तुम्हारा हेल्थ देखती है, तो उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये सब याद रखना होगा, तो खटाक से मार दोगे और नंबर पा जाओगे भाई। तो ये याद रखना है आपको दोस्तों। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसमें USAID हमारी हेल्प कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हमारी मुंबई में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। इसके अलावा दोस्तों ICMR और नेशनल एड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे भी हमारा हेल्प करते हैं। तो देखिए कितनी जानकारी दोस्तों इससे हो गई। इसीलिए हिंदू पढ़ना चाहिए, सब कुछ दे देता है इसमें यार, ये वगैरह वगैरह सब कुछ है इसमें। तो NFHS 6 जो हमारा है वो 2023 से कंडक्ट किया जाएगा, और इसमें ये सारी डिटेल्स है जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। FCI नॉट टू कंसिडर रिक्वेस्ट बाय स्टेट फॉर मोर फूड ग्रेन्स अंडर द ओपन मार्केट। देखिए अब चलिए इसका भी वेब सीरीज पार्ट बताते हैं आपको दोस्तों क्या है इसमें। देखिए इस साल वीट और राइस की जो पैदावार है वो कम हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों FCI क्या करता है, जब वीट और राइस की पैदावार ज़्यादा होती है तो वो ओपन मार्केट सेल स्कीम से जो
एक्सेस स्टॉक है, मतलब कि इनको भाई एमएसपी से तो सबसे ख़रीदना ही है, ख़रीदेंगे ही, जो जाएगा किसान एमएसपी बेचने उससे लेंगे ही। तो होता क्या है कि जितना भी स्टॉक हमको ज़रूरी है उससे ज़्यादा ये लोग प्रोक्योर कर लेते हैं। तो बफर मतलब जो भी स्टॉक है बफर स्टॉक प्लस उससे भी ज़्यादा जो हो गया, उस स्टॉक को ये क्या कहते हैं, ओपन मार्केट में बेच देते हैं। ओपन मार्केट में जब ये बेच देते हैं तो उसको कैसे बेचते हैं, उसको ओपन मार्केट सेल स्कीम के द्वारा बेच देते हैं। ये कैसे होता है, ये ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट होता है दोस्तों। और ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट के थ्रू वेरियस जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स भी इससे ये खरीदते हैं, ग्रेन्स खरीदते हैं। तो इस साल जो एफसीआई है उसने इसका कोटा कम कर दिया है, सिर्फ 100 टन ही जो ग्रेन्स हैं वो ओपन मार्केट सेल स्कीम से बेचे जाएंगे। चलो बेचे जाएंगे ठीक है, अच्छी बात है यार, क्या दिक्कत है इसमें। दिक्कत दोस्तों अब कहाँ है, ये वेब सीरीज़ अब असली कहाँ शुरू हुई है बताते हैं। अब भैया कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट है, तमिलनाडु में कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये दोनों जो हैं इन लोगों ने अपना अपना जो स्कीम है वो चालू कर दिया है, फूड सिक्योरिटी स्कीम। देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ था 2013 में, और 2019 में दोस्तों, जब 2020 में जब कोरोना पीक पे था, तो प्रधानमंत्री अन्न योजना करके एक स्कीम थी, जिसके थ्रू मतलब जो 5 किलो एफसीआई देती है हम लोग, मतलब जो गरीबों को, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को राशन देती है, उसके ऊपर बढ़ के 5 किलो और फ्री राशन प्रोवाइड करा रही थी सरकार। तो सरकार ये कह रही है कि यार हम 80 करोड़ लोगों को ऑलरेडी खिला रहे हैं, 60 करोड़ की और जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, 5-5, 10-10 किलो हम दे रहे हैं फ्री में, यार अब तुम अपना स्कीम कहाँ से ले आए इसमें स्टेट्स को। तो कर्नाटका का ना, हमने भी एक अन्न योजना ले आई है, उसमें हम 10 किलो फ्री में देंगे सबको, और उसके लिए हमको प्रोक्योर करना है। तो गवर्नमेंट का ना भैया ना, हम प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे, पहले हम भैया अपने स्कीम के हिसाब से जनता को खिलाएंगे, फिर तुम्हारी बात करेंगे। तो कर्नाटका और तमिलनाडु नाराज़ हो गए। कर्नाटका की मदद करने केजरीवाल जी आ गए पंजाब से कि चलो यार पंजाब देगी आपको ग्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, कितना देगी अब वो आगे देखना होगा। लेकिन भैया वेब सीरीज़ पार्ट यही है कि ये पॉलिटिक्स और नेतागिरी चल रही है। अब दोस्तों हम लोग मुद्दे की बात कर लेते हैं, काम की बात। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ये फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के थ्रू एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। और क्यों बनाई गई थी, क्योंकि उस समय बहुत शॉर्टेज थी ग्रेन की, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, ग्रीन रेवोल्यूशन बस शुरू ही हुई थी। तो उसके मद्देनज़र एफसीआई को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो फूड ग्रेन्स का, इसके लिए बनाया गया था दोस्तों। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, जब जो गरीब हैं, बीपीएल लोग हैं, उनको फ्री में या बहुत कम पैसे पे राशन मिले, और जो हमारे किसान हैं उनको एमएसपी पे हम उनसे, गवर्नमेंट उनसे राशन खरीदे, तभी इक्विटेबल होगा ना। जब वो जो पैदा कर रहा है उसको एक मिनिमम प्राइस मिलेगी उसकी, जैसे 1000 रुपये 2000 रुपये, तभी तो पैदा करेगा, नहीं तो कैसे पैदा करेगा। कहोगे नहीं 50 रुपये देंगे, तो नहीं पैदा करेगा यार, दूसरा काम करेगा। तुम कहे ना भाई तुम प्रोड्यूस करो, 100,000 रुपये तुमको देंगे ही देंगे, तो प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए भी पैसे कमाई हो गई। और जो ये प्रोक्योर हुआ है, वो जो गरीब जनता है जो 5 रुपये भी नहीं दे सकती है खरीदने के लिए, उसको फ्री में मिल गया। कम से कम अब यार भूखी तो नहीं रहेगी जनता, भूखी तो नहीं सोएगी। तो यही इस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मेन मकसद था। अब देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि इसका क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग द क्राइसिस मैनेजमेंट ओरिएंटेड फूड सिक्योरिटी इनटू स्टेबल सिक्योरिटी सिस्टम। उसको अवेलेबिलिटी करानी थी, एक्सेसिबिलिटी करानी थी, अफोर्डेबिलिटी करानी थी, मतलब फूड अवेलेबल भी कराना है, जनता को देना भी है उसके घर पे जाके, एक्सेसिबल उसके डोर टू डोर पहुंचाना भी है, और इतने कम दाम में पहुंचाना है कि भैया वो लेके खा सकें। तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, तीनों एफसीआई का एम है। बफर स्टॉक मेंटेन करना है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोस्तों मतलब जो प्रोक्योरमेंट है, उसमें प्रोक्योरमेंट तो एफसीआई करेगी, लेकिन उसको देगी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, और वो एफसीआई के जो फेयर प्राइस शॉप होते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, उनके थ्रू उसको लोगों को बांटेगी। जो लोग पीसीएस की परीक्षा आते होंगे वो जानते होंगे, सप्लाई इंस्पेक्टर एक होता है मार्केटिंग इंस्पेक्टर। ये लोग कौन होते हैं दोस्तों, ये लोग स्टेट गवर्नमेंट के ही आदमी होते हैं। ये क्या करते हैं, यही काम करते हैं, ये जो एफसीआई के गोडाउनों से राशन लेते हैं और उनको उनका वितरण करते हैं, इनका यही सब काम होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं, और एफसीआई के जो लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है। अब दोस्तों हम लोगों ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में भी बात की। मैंने उसमें बताया था कि जो बफर स्टॉक से ज़्यादा स्टॉक होता है उसको ओपन मार्केट में बेचती है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज इसको
मॉनिटर करता है दोस्तों, उसके थ्रू ये काम किया जाता है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों अब आते हैं अगली खबर पे। नाटो वाइंड्स अप इट्स लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज इन यूरोप। देखिए नाटो जो वेब सीरीज़ वाली जो खबर है, नाटो जो है वो एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज की जा रही है। किसको? रशिया को डराने के लिए कि देखो यार तुमने यूक्रेन पे तो हमला कर दिया, लेकिन नाटो कंट्रीज़ की तरफ आग ही मत उठाना। अभी हाल ही में फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया है, आप सबको पता ही होगा। तो भैया और फिनलैंड से रशिया काफ़ी नाराज़ चल रहा है, तो रशिया को एक चेतावनी दे रहे हैं कि भैया फिनलैंड कहीं कुछ कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। किसी भी तरह की जान माल की नुकसान अगर किए तो तुम समझ लो फिर नाटो अपने फुल फॉर्म में आ जाएगी, और फिर हम लोग जो रशिया अरे यूक्रेन में अभी तक ग्राउंड पर नहीं जाने से परहेज़ करते, फिर उसको हम वर्ल्ड वॉर बना देंगे एकदम। हम लोग सब लोग जाएंगे और लड़ाई करेंगे तुमसे। और इस भैया ये जो अभी एयर एक्सरसाइज हुई है, ये लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज है दोस्तों। अभी तक इससे बड़ी एक्सरसाइज हुई नहीं है यूरोप में कभी। इसको किसने स्पॉन्सर किया है, किसके एवज में, कौन होस्ट कंट्रीज़ की है? जर्मनी। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? एयर डिफेंडर 23 ये एक्सरसाइज का नाम है। इसको होस्ट किया है जर्मनी में। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसको आपको याद रखना है। दोस्तों थोड़ा नाटो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नाटो क्या है दोस्तों? ये 31 कंट्रीज़ का एक समूह है जिसमें अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा बनाया गया था, जिसे हम वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। और कब बनाया गया था? 1949 में। और ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी, जो मेंबर स्टेट की जो प्रभुत्ता सॉवरेंटी है उसको ये सुनिश्चित करता है। और दोस्तों इसमें एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 ये मज़ेदार सबसे बढ़िया आर्टिकल है। यही चीज़ रह बताते हैं कि भैया किसी भी नाटो देश में अगर आप हमला करोगे तो सारे नाटो मिल के आप पे हमला कर देंगे। सीधी सी बात है। तो भैया यही आर्टिकल 5 जो है इसका, ये सबसे खतरनाक ट्रीटी है जिससे वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। याद रखिएगा ब्रुसेल्स की राजधानी, अरे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो दोस्तों ये तो फैक्ट थी। इसके अलावा दोस्तों एक और है नाटो +5 सीरीज़। नाटो कंट्रीज़ के अलावा 5 और कंट्री हैं जिनको अमेरिका ये समझता है कि अगर इस पर हमला होगा तो हम भी हमला करेंगे यार, नाटो हमला करेगी। तो कौन कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल। इसमें दोस्तों इंडिया को भी रखने की बात चल रही है, जिसको हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने फिलहाल तो मतलब उसको खारिज कर दिया कि भैया नाटो +5 में इंडिया के जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नाटो +5 में इंडिया जाने का दोस्तों सीधा मतलब है कि आप चाइना को सीधे सीधे आप चैलेंज कर रहे हैं। चाइना की सॉवरेंटी पे आप चैलेंज कर रहे हैं कि मतलब अगर चाइना मान लो कभी बॉर्डर डिस्प्यूट पे इंडिया पे हमला करता है तो ये सारे नाटो मिलकर चाइना पे हमला कर देंगे। तो इसीलिए इंडिया इन सब चीज़ों से भी बचने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में नाटो +5 के बारे में जानते रहिएगा, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, माइक्रॉन टू प्रोड्यूस फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप एट इंडिया प्लांट बाय दिसंबर 2024। दोस्तों माइक्रॉन के बारे में अभी मैंने बताया था। माइक्रॉन एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है जो चिप मैन्युफैक्चर करती है, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करती है, और वो गुजरात में अपना प्लांट सेट करेगी। ये हमने अभी डिस्कस किया था पहली आर्टिकल में। थोड़ा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दोस्तों ये मतलब होता क्या है? सेमीकंडक्टर दोस्तों एक कंडक्टर और इंसुलेटर्स को कंडक्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इसकी बहुत ही उपयोगिता होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसमें आप सेमीकंडक्टर पाएंगे। तो हार्ट और ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है ये। भारत अपने सारे इंपोर्ट का जो सेमीकंडक्टर की जो ज़रूरतें हैं वो इंपोर्ट करता है, और 2025 तक ये 100 बिलियन तक इंपोर्ट कर लेगा, जो कि अभी 24 बिलियन ही है। तो समझ सकते हैं आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होना कितनी ज़रूरी है, और ये जो कंपनी गुजरात में बन रही है वो इंडिया के लिए कितनी ज़रूरी है दोस्तों। और फैब्रिकेशन इश्यूज़ हैं। इंडिया फैब्रिकेशन जब तक उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फैब्रिकेशन करती है, इंडिया चिप करना चाहती है चिप का, तब तक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और वो जो चिप बनाया जा रहा है वो बेकार हो जाती है। तो ये सब थोड़े चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में। तो दोस्तों ये था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा करंट अफेयर एट ग्लांस देख लेते हैं, मतलब क्या क्या हुआ है वनडे वालों के लिए, और थोड़ा सा जो खबरें और जो हिंदू के बाहर वाली है वो देख लेते हैं। 2 डे लेबर 20 समिट हुआ है पटना में। लेबर 20 क्या है दोस्तों? G20 के अंदर जो लेबर मिनिस्टर्स हैं, लेबर एसोसिएशन के लोग हैं G20 कंट्रीज़ के, उन्होंने इस समिट में पार्ट लिया है। दूसरा है दोस्तों NTPC जो है उसको मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस का अवार्ड मिला है। किसने दिया है? टीम मार्क्समैन में। ये एक मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो
मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस की रिपोर्ट पब्लिश करती है। जोहरा राइस दोस्तों, जोहरा राइस एक ऐसी राइस है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कल्टीवेट की जाती है और वो देखा गया है कि वो डायबिटीज़ और के जो डायबिटीज़ से जो पीड़ित हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। और दोस्तों खबर है कि इंडिया और यूएई ने म्यूचुअल रिकग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेशन, एक तरह का कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कह सकते हैं, उसको साइन किया है। कहाँ साइन किया है? 141st एंड 142nd सेशन ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ब्रुसेल्स में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की ये खबरें थी। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हिंदू देखिए दोस्तों, पढ़ना ही है, हमारे चैनल से पढ़े चाहे कहीं और से पढ़े, पढ़ना तो आपको है ही, तो हमारे वाले को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।